नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकतंत्र का 76वां भव्य पर्व मनाने के लिए देश तैयार, कर्तव्य पथ पर दिखेगी सांस्कृतिक और सामरिक ताकत की झलक। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने भारत आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का राष्ट्रपति भवन में किया स्वागत। उनके सम्मान में भोज का किया आयोजन। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। प्रगति के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का किया आह्वान। एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया अहम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा। सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संदेश उत्साहजनक और आशाओं से भरा हुआ रहा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जहां देशवासियों से प्रगति के सफर में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया, वहीं रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया और देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर खुशी भी जताई। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश भारत की उपलब्धियों को सराहने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर राह दिखाने वाला भी रहा। राष्ट्रपति ने रक्षा सुरक्षा में बहादुर जवानों के योगदान को नमन किया, वहीं देश की प्रगति में नारी शक्ति की अग्रणी भूमिका पर खुशी भी जताई। आर्थिक मोर्चे पर देश को मिल रही सफलताओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सफर में आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। हमारे मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि इस पहल से न केवल जनहित में बहुत से लाभ होंगे, बल्कि राष्ट्र के संसाधनों पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति ने युवाओं के लिए पैदा हो रहे नए अवसरों को रेखांकित किया। वहीं आम आदमी का जीवन आसान बनाने से जुड़े सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। तकनीक के समावेश से बेहतर शासन सुनिश्चित करने का भी राष्ट्रपति के संबोधन में जिक्र सुना गया। डिजिटल भुगतान को विभिन्न विकल्पों के साथ साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली ने समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जा सका है। इसके कारण सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता भी आई है। राष्ट्रपति ने मिशन लाइफ जैसी पहल की भी चर्चा की, जो आज पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली मुहिम साबित हुई है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से बापू के सपनों को साकार करने की दिशा में मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रपिता का ये संदेश दोहराया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच तो यह है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने भारत आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। उन्होंने राष्ट्रपति सुबियांतो को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 75 साल पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतिबिंब है। और वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत दौरे पर हैं और ये गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक हुई और कई बड़े फैसले भी हुए। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए दोनों देशों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। भारत इंडोनेशिया रिश्तों को नई मजबूती देने वाली ये मुलाकात बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में कई बड़े फैसले हुए। व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए दोनों देशों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास में सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। इंडोनेशिया को आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देश इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। भारत इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण हैं। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया यात्रा का न्योता दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत से मिल रहे सहयोग पर आभार जताया। We also thank you, Prime Minister, for your assistance. We study your programs, we send technical teams, and now we are implementing many of the programs which for us has been good examples in which we would like to basically to learn from your experience. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। खास बात यह है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इससे दोनों देशों की
निरंतर मजबूत दोस्ती को भी देखा जा सकता है। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं, जबकि इस सूची में विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल हैं। पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, ओसामू सुजुकी और लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करें तो प्रसिद्ध पत्रकार सूर्य प्रकाश, हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश और सामाजिक कार्यकर्ता साध्वी रितंभरा, राजनेता सुशील मोदी और मनोहर जोशी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गोवा मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 100 वर्षीय सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई, मराठी लेखक मारुति भुजंगराव, कुवैत की योग गुरु शेखा अल सबा और नागालैंड के फल किसान एल हैगथिंग को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। देश उनकी असाधारण उपलब्धियों का जश्न मना रहा है और उनका सम्मान करने पर गर्व महसूस कर रहा है। पुरस्कार विजेताओं का समर्पण और दृढ़ता वास्तव में प्रेरक है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवोन्मेष का पर्याय है, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये सभी हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का मूल्य सिखाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें 95 जवानों को वीरता पदक, 101 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 746 को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया है। 95 वीरता पुरस्कारों में से अधिकतर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों को दिया गया है। इसमें 28 जवान नक्सल क्षेत्रों के, 28 जम्मू कश्मीर क्षेत्र के, उत्तर पूर्व के 3 जवान और अन्य क्षेत्रों के 36 जवानों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसमें 78 पुलिसकर्मी और 17 अग्निशमन सेवा से कर्मचारी हैं। विशिष्ट सेवा के लिए 101 राष्ट्रपति पदक में से 85 पुलिस सेवा को, 5 अग्निशमन सेवा को, 7 नागरिक सुरक्षा होमगार्ड को और 4 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। सराहनीय सेवा के लिए 746 पदक में से 634 पुलिस सेवा को, 37 अग्निशमन सेवा को, 39 नागरिक सुरक्षा होमगार्ड को और 36 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। नौ पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ तैनात भारतीय सेना के डॉग फैंटम को मरणोपरांत इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मेंशन इन डिस्पैच वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीते अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान फैंटम को गोली लगी और वो शहीद हो गया। फैंटम के 9 यूनिट के असॉल्ट डॉग का हिस्सा था। ये यूनिट आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लेती है। फैंटम को 12 अगस्त 2022 को असॉल्ट डॉग यूनिट में पोस्ट किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड समारोह में इस साल भी एनसीसी में पिलानी का बिरला बालिका विद्यापीठ बैंड शामिल हो रहा है। एनसीसी का ये बैंड पिछले 66 साल से लगातार परेड समारोह में देखा जा सकता है और इस साल भी कर्तव्य पथ पर 9वीं और 11वीं कक्षा की छात्राएं देखी जा सकेंगी। बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की छात्रा कैडेटों से खास बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखिए। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पिलानी बैंड एक बार फिर से दिखाई देगा। इसको लीड कर रही हैं अंकिता कुमारी। क्या कहेंगे अंकिता? हाँ, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे स्कूल का बैंड 66 ईयर से यहाँ आ रहा है और हर साल कर्तव्य पथ पे मार्च करते हैं।
हमारे स्कूल और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि 9th क्लास के और 11th क्लास के बच्चे कर्तव्य पथ पे मार्च करते हैं हर साल। सुहानी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ आ पाए और हम हर साल आते हैं और 66 ईयर से आ रहे हैं। ये 66 बैच है हमारा और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कर्तव्य पथ पे मार्च करने। वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस लेगेसी दैट वी आर कंटिन्यूइंग ऑफ बिरला बालिका विद्यापीठ एंड वी होप दैट विल डू आवर बेस्ट ऑन कर्तव्य पथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जितने भी छात्रा कैडेट हैं ये सभी गणतंत्र दिवस परेड समारोह में परेड की शोभा बढ़ाएंगी और छात्राएं जो हैं उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये कितने आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। इनकी बैंड की धुनें जब कर्तव्य पथ पर सुनने को मिलेंगी तो एक अलग ही जोश लोगों के अंदर भर देगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश की आन बान और शान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लाइव कवरेज के लिए लोक प्रसारक दूरदर्शन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं और इस व्यवस्था में न केवल उच्च तकनीक से लैस 50 से अधिक कैमरे 4K फॉर्मेट में इवेंट को कवर करेंगे, बल्कि देशवासियों तक गणतंत्र दिवस परेड की लाइव कवरेज के लिए तमाम इंतजामों का कर्तव्य पथ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने जायजा भी लिया। देखिए। कर्तव्य पथ मेगा इवेंट आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है और दूरदर्शन दुनिया भर में इसका सीधा प्रसारण करेगा। 50 से ज्यादा कैमरे इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। Both Doordarshan as well as All India Radio and their all the constituent units, officers, staff, personnel, all of them have been working tirelessly to ensure that the telecast and the radio cast of this very important, the most important event of our country happens smoothly. A lot of effort goes into it, a lot of logistics are involved. There are more than 50 odd cameras which are everywhere. You have optical fiber lines, your regular lines, your fallback lines. All that is happening, and to ensure that we have a completely uninterrupted coverage of this great, the important event that we have. ये कार्यक्रम 4K में कवर किया जाएगा और दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। जो रिजोल्यूशन इस बार हमारे दर्शकों को नज़र आएगी वो पिछले वर्षों की तुलना में सब्सटैंशियली बेहतर होगी। राष्ट्रपति भवन से लेकर के और राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल तक के बीच में हमारे लगभग 53 कैमरास हैं जो इस पूरे इवेंट को कवर करेंगे और इसकी लाइव फीड हम पूरे देश भर में दिखाएंगे। दूसरी जो इस साल नई चीज़ है कि हमारा वेव्स OTT भी लॉन्च हो चुका है और उस पे भी इसकी लाइव कवरेज हम दिखाएंगे। दूरदर्शन के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी लोग तैनात हैं और पिछले 15 दिन से ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं। 200 से ज़्यादा लोग जिनमें इंजीनियर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन तो खैर हैं ही, ये सब लगे हुए हैं ताकि आप तक दूरदर्शन पहुंचाए बेहतरीन कवरेज। और इस बार का कवरेज है 4K में। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और वहीं नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में विशेष तौर पर आमंत्रित लखपति दीदियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखपति दीदी ने अपनी मेहनत से नारी तू नारायणी के भाव को सिद्ध कर दिखाया है। अब लखपति से करोड़पति के लक्ष्य तक पहुंचना है। बेटियां और बहनें सशक्त हुई हैं और अब मिलकर गरीबी मुक्त भारत बनाने का काम करना है। आज लखपति दीदियों ने संकल्प लिया है कि वो उनके गांव में जहां वो रहती है, बाकी बहनों को भी जो आजीविका मिशन से नहीं जुड़ी हैं उनको भी आजीविका मिशन से जोड़ेंगे, आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे ताकि उन बहनों का परिवार भी लखपति परिवार की श्रेणी में आ जाए। और अब छोटे छोटे काम के साथ साथ, छोटे काम भी महत्वपूर्ण है, दीदियों ने बड़े काम करने का भी संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। आज इन बहनों ने सिद्ध कर दिया है कि नारी तू नारायणी, इन्हीं में देवी का अंश है, यही अमृत की पुत्री हैं, ये अनंत शक्तियों का भंडार है और ये अपने परिश्रम के बल पर, अपनी सूझबूझ से लगातार आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। लखपति दीदियों ने गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित होने पर खुशी जताई और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
मैं चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि हमें मतलब वो सभा देखने को मिलेगी 26 जनवरी वाली, वो हम लाइव देख सकेंगे। गांव से शहर से निकल के हम इतने बड़े शहर में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सौभाग्य की बात है। और हमारे आजीविका मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं कि उससे जुड़ के हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मोदी जी को भी धन्यवाद। वो हमें गणतंत्र दिवस में भी हम सिर्फ टीवी में देखते थे गणतंत्र दिवस होता कैसे है करके, हम कल उसको भी हम देखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल धन्यवाद देती हूँ। यहाँ का देखिए व्यवस्था बहुत, और मेहमान नवाजी तो पूछिए मत, इतने अच्छे से हो रहा है। और वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर से आए सरपंचों और ग्राम प्रधानों को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से पंचायती राज मंत्रालय ने कुल 550 सरपंच और ग्राम प्रधान बुलाए हैं, जिन्होंने मंत्रालय की 11 योजनाओं को अपनी अपनी ग्राम सभाओं में पूर्ण किया है। गौरतलब है कि जिनमें 125 के करीब महिला सरपंच और ग्राम प्रधान हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है, अगर देश को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है तो पंचायतों का विकास जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह सोच रही है कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है, हमको अगर विकसित भारत का निर्माण करना है, तो हमको गांवों को सशक्त करना पड़ेगा, गांव की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना पड़ेगा, गांव को विकसित करना पड़ेगा। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी गांव के पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनको कर रहे हैं। और वहीं कार्यक्रम में पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व पंचायत स्तर पर बढ़ना चाहिए। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से ग्राम पंचायतों का विकास आसान होगा। महिलाएं सशक्त नहीं है तो देश सशक्त नहीं है, महिलाएं शिक्षित नहीं है तो देश शिक्षित नहीं है, महिलाएं विकसित नहीं है तो देश विकसित नहीं है, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आधी आबादी है और वर्षों की गुलामी जो हुई उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित महिला रही। विधानसभा और लोकसभा में 33% आना है, वहाँ प्रधानपति आ नहीं पाएंगे, सरपंच पति और मुखिया पति बाहर भी नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ तो उनको स्वयं लेना। तो उनका प्रशिक्षण अभी से ये शुरू हो जाना चाहिए कि उनको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से काम करने का अवसर उनके परिवार को देना चाहिए। तारीफ तो तब है जब पति अपनी महिला को, भाई अपनी बहन को, पिता अपनी पुत्री को आगे करे और जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके। दूरदर्शन हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की कवरेज करेगा, लेकिन इस बार दर्शकों के लिए ये कवरेज कुछ अलग और कुछ खास होने वाली है। रिकॉर्डिंग के लिए 50 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और पहली बार दूरदर्शन रिकॉर्डिंग के लिए 4K तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इससे दर्शक हाई क्वालिटी वीडियो का आनंद ले पाएंगे और इसके लिए पिछले कई दिनों से युद्ध स्तर पर तैयारियां भी जारी है। गणतंत्र दिवस पर DD न्यूज़ के संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम चीज़ें कंट्रोल की जा रही है। ऑडियो से लेकर वीडियो तक 50 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और इस बार का कवरेज है 4K में। हम इस पूरे शो के प्रोड्यूसर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारी की गई है। गणतंत्र दिवस में खास है कि हम पहली बार 4K टेक्निक में इसको शूट कर रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस थे यहाँ पर? इस बार सबसे पहले तो सारा फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। अभी हम HD में करते थे पहले, अब 4K में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में हमने शुरू किया है। पहली बार जो है गणतंत्र दिवस की परेड को हम 4K में दिखाएंगे। आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैंड्स की डिज़ाइनिंग वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का बैंड बने। ये ऑडियो वीडियो कंसोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। इस बार क्या नया होगा? देखिए यहाँ पे ऑडियो में बहुत चैलेंजेस है, देखने में हमें मतलब इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत तरह के यहाँ पर इनपुट्स आते हैं जिसको हमें बैलेंस करना होता है और बेस्ट क्वालिटी देना है, क्योंकि हमारे देश की एक रिस्पेक्ट है ये 26 जनवरी, जिसमें हमें अपना बेस्ट आउटपुट देना होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको जो कनेक्टिविटी देनी होती है वो हमें राष्ट्रपति भवन का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है, वॉर मेमोरियल का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है और फिर यहाँ से वो सिग्नल अपने MSR को देना।
होता है। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे होंगे ये 13 कैमरे हमने यहाँ रिसीव किए हुए हैं जो कि राजपथ पे लगे हुए हैं। 18 तारीख से हम ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, सुनील हैं, हम हैं, मनोज जी हैं और अभिषेक सर और पाठक सर की गाइडेंस में हम सभी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देख रहे हैं। हमने एक्चुअल में 16 तारीख से यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद कैमरा कनेक्टिविटी OFC के थ्रू मतलब कैमराज आते थे बाहर फार एंड से, और उसके बाद कैमराज यहाँ पे आए और 13 कैमरा एक्चुअली में हमने इंस्टॉल किए हैं आउटसाइड कर्तव्य पथ। दूरदर्शन ने चप्पे चप्पे पर तैनात किए हैं 50 से ज़्यादा कैमरे और इसमें 2 PTZ भी हैं। ये बताइए कि PTZ कैमरा क्या होता है? एक्चुअली PTZ कैमरे को माउंट किया जाता है ऊपर से, आप देख रहे हैं वहाँ पर हाइट पर, उसका पेन, प्रिंट और जूम का कंट्रोल नीचे हमारे पास होता है। वहाँ से हम जो भी कंटिजेंट आएंगे उसको फॉलो करते हैं और उसी पर फर्स्ट शॉट जो आएगा सुपर इम्पोज होगा जो भी कंटिजेंट आएंगे, तो उसका कंट्रोल पूरा मैनुअली हम लोग नीचे से करते हैं ऑटोमेटिक। और तमाम ये तैयारियां आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्रेन लगी हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये कैमरामैन तैनात है और इस तरफ इसलिए ताकि आप तक पहुँचे बेहतरीन शॉट्स। कैमरामैन कुमार दत्तक के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, कर्तव्य पथ से DD न्यूज़। और वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों और प्रमुख स्थलों पर विशेष सजावट भी की गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक इंडिया गेट की है, दूसरी कुतुब मीनार की है और दोनों किस तरह से इस रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि गणतंत्र दिवस जिसको लेकर तमाम तैयारियां हैं, ऐसे में साफ तौर पर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और उसी को लेकर दिल्ली में जगह जगह इस तरह की तैयारियां की गई हैं। बहरहाल हम आपको 2 तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, पहली इंडिया गेट की है और दूसरी कुतुब मीनार की है। और इसके अलावा श्रीनगर की बात करें तो वहां पर श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस को लेकर खास सजावट की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लाल चौक को सजाया गया है और हर साल ये रंग हम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब की बार सजावट कुछ अलग ढंग से की गई है और अब की बार यहाँ पर लाल चौक किस तरह से साफ तौर पर सराबोर नजर आ रहा है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आकर्षण का केंद्र अब की बार ये सजावट बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निवास को भी गणतंत्र दिवस पर शानदार तरीके से सजाया गया है। तो गणतंत्र दिवस को लेकर अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। असम की बात करें तो असम में सचिवालय को विशेष रूप से सजाया गया है और असम की ये तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनने के लिए देश भर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी दिल्ली आए हैं और इस मौके पर इन लोगों को प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने का भी अवसर मिला। पीएम विश्वकर्मा योजना से इन लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से बात की हमारी सहयोगी शहला निगार ने। हम यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बहुत सारे लाभार्थी जो कि देखने आए हैं 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड को, और इस परेड को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे हैं जो पहली बार हवाई यात्रा करके आए हैं। आइए जानते हैं 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए आए हैं, कैसे मिला ये मौका? मौका तो बहुत अच्छा से मिल रहा है क्योंकि हम पीएम विश्वकर्मा योजना से अप्लाई किया था। उसी योजना में अप्लाई करने के बाद हमको ट्रेनिंग मिला, ट्रेनिंग मिले उसके बाद भी स्टाइपेंड भी मिला हमको, इसीलिए हम बहुत खुश हुए और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू बोलना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से हमें यहाँ पे 26 जनवरी परेड में आने का मौका मिला, सौभाग्य बात की है और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका मिलेगा और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा के योजना के तहत मुझे ट्रेनिंग मिली थी और ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट और इसके कारण मुझे बैंक द्वारा लोन दिया गया था। 26 जनवरी के फंक्शन में मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा चप्पल का सिलाई का काम है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को जो 6 महीने का ट्रेनिंग दिया है वो भी अच्छा लगा और उसके बाद मेरे को अभी किट आने वाला है और लोन भी सैंक्शन होने वाला है मेरे को। हम इधर प्रधानमंत्री को मिलने के लिए 26 जनवरी के लिए आए, बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। चक्कल का काम करते रहते हैं, स्पून 100 खिलौने बनाते हैं, स्पूना बनाते हैं, चमचे बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं। ये मोदी सर से है ना, बहुत से धन्यवाद अच्छे नासी करी, हमें प्लेट में बैठी आई सारा मिले को हम ना सी सेहतागी सिले लगी। सबसे पहले तो मैं
प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 26 जनवरी की परेड में यहाँ आने का हमें मौका मिला और MSME के माध्यम से PM विश्वकर्मा योजना के तहत से हमें लोन मिला और हमारी ज़िंदगी बदली, उसमें तरक्की भी हुआ। हम विश्वकर्मा योजना को ट्रेनिंग लिया था 5 दिन, तो हमको उसकी लाभ भी मिला, उसमें 50,000 लोन भी हमको लिया हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो हमको 15 अगस्त से हमको राष्ट्रपति भवन बुलवाए थे। हम पल्ली से दिल्ली आई तो उड़ान बैठकर तो हमको बहुत खुश हुई, गांव लोगों से बहुत सम्मान मिला है। तो फिर हमको प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी को बुलवाया तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुश है, हम बहुत खुश। सौभाग्य है मेरा कि मुझे सामने से देखने का मौका मिला और मैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पे आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक योजना निकाला गया विश्वकर्मा योजना, जिससे कि महिलाएं बहुत ही आगे जाएगी। जहाँ की 100 रुपये कमाते थे, अभी उनके हेल्प से हम लोग को लोन मिला और उससे हम लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। इससे उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद उनको। यहाँ आके बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया। हमारे काम बहुत स्लो चल रहा था। अब ये सर की हेल्प से हमने लोन हमें मिला PM विश्वकर्मा की योजना के तहत, और उससे हमें प्रोसेस बहुत हुई है हमारे काम में ना, आगे हम बहुत बढ़े हैं। बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। ट्रेडिशनल मलाकार्डा आई ट्रेनिंग फंगजरे अदुगा ट्रेनिंग असी फंगबदगी अहाक याम नुंगाई अदगी अहाकना सिनफम अमा मिनिस्टर का साइड से हम लोग को इनवाइट मिला है, इसलिए 26 जनवरी के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ इन दिल्ली में। और केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प पेश किया है और इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। UPS सरकार की नई स्कीम है और ये स्कीम अगस्त 2024 में घोषित की गई थी। नई पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही NPS में है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम दोनों के फायदे को मिलाकर बनाई गई है। कर्मचारी के मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी मिलेगा और इससे 10 साल तक की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी। ये योजना 24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी विकास करने वाली सरकार है। शनिवार को नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के गांवों से आए अतिथियों के साथ संवाद करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी मकसद से वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के गांवों से राजधानी दिल्ली आए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को संवाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम देश के सीमावर्ती गांवों और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 662 गांवों के समेकित विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 626 परियोजनाएं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कई प्रकार की चीजें, उदाहरण से कहना चाहूंगा तो कम्युनिटी हॉल, इको टूरिज्म, सोलर स्ट्रीट लाइट, ट्रैक रूट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी परियोजनाएं बनी और 901 परियोजना जो एक प्रकार से रोजगारी के साथ जुड़ी थी, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कोऑपरेटिव, खादी ग्राम उद्योग, इस प्रकार की 556 करोड़ की योजनाएं बनी। गृह मंत्री ने इस मौके पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने कहा कि पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करने वाली सरकार आई। 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है।
मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे, और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत गांव के विकास के लिए इस साल 40 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। सिर्फ वाइब्रेंट विलेज के विकास के लिए 40.1 करोड़ रुपए सिर्फ इस साल खर्च करने का तय किया है ताकि आपका विकास हो। और मैं भारत सरकार की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हर साल विशेष प्रयोजन बना करके वाइब्रेंट विलेज को वाइब्रेंट बनाने के लिए वाइब्रेंट हेल्थ सिस्टम भी खड़ा करेगा। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को हुई थी। इस कार्यक्रम में देश के उत्तरी सीमा पर बसे 19 जिलों के 662 गांवों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का मकसद इन गांवों में तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली में शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग का 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत में तकनीकी विकास और लोकतंत्र की मजबूती दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान के लिए काम करने वाले अधिकारियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिए गए हैं और जिसमें दूरदर्शन को ECI मीडिया अवार्ड दिया गया। देखिए। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के मतदाताओं को संबोधित करते हुए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव प्रक्रिया और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और पद्धतियों के उपयोग की मैं सराहना करती हूँ। विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि हमने पिछले 75 वर्षों में चुनाव सुधारों को लेकर तमाम ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार चुनाव सुधारों के तहत देश में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। द कॉन्स्टिट्यूशंस 129th अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और वे दोनों सदनों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस विषय पर डेलिब्रेशन व डिस्कशन कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के लागू होने के उपरांत भारत सुशासन व गुड गवर्नेंस के नए आयाम छुएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में प्रभावी रूप से देखा गया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जनवरी 2025 में आज देश में वोटर्स की संख्या 99 करोड़ के पार कर गई। वी आर गोइंग टू बी द नेशन ऑफ 1 बिलियन वोटर्स वेरी सून, मे बी नेक्स्ट ईयर। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने वाले विजेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में उनके कार्यों को जो सराहना मिली है उससे उन्हें बेहद खुशी हुई है। सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स, सभी हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स, वोटर अवेयरनेस फोरम्स और साथ ही साथ इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स को इन्वॉल्व करते हुए हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में परसेंटेज को बढ़ाया। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमारा टर्नआउट बहुत अच्छा रहा और हमारी यही उपलब्धि रही कि कोई भी टेरर इंसिडेंट या कोई वायलेंस इंसिडेंट नहीं हुआ इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का वार्ड है वो है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस। इसमें जितने हमारे होम वोटर्स थे तकरीबन 98% होम वोटर्स को हमने टच किया और उनका मतदान कराया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दूरदर्शन को। भारत के लोक प्रसारक दूरदर्शन को चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। पिछले चुनावों में दूरदर्शन की तरफ से मतदाता जागरूकता से संबंधित तमाम अभियान चलाए गए थे। हमारे पास 35 स्टेट चैनल्स है इंक्लूडिंग डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, तो सभी में हमने बहुत आगे बढ़ कर के लोगों को जागृत किया है और लोगों को ये प्रेरित किया है कि वो आए और आगे बढ़ कर के वोट करें। खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो हमने ये टैगलाइन चलाया था माई वोट माई वॉइस।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनावी आंकड़ों और चुनावी प्रक्रियाओं पर आधारित 2 पुस्तकें भी राष्ट्रपति को भेंट की गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 75वां चुनाव आयोग का स्थापना दिवस और 15वां मतदाता दिवस मनाया है। इस दौरान हमने एक यात्रा तय की है भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की। इस यात्रा में चुनाव आयोग की अहम भूमिका रही है और इसी को सराहा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कैमरामैन मोहित उइके के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात महाकुंभ की। नब्बे की दशक की मशहूर अदाकारा रही ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास ले लिया है। वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उन्होंने पूरे विधि विधान से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पटाभिषेक के बाद ये उपाधि ली है और उन्होंने अपना नाम भी बदलकर श्री यमाई ममता नंदगिरी कर लिया है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र से उनकी एक खास बातचीत। ममता कुलकर्णी किसी परिचय की मोहताज नहीं और अब यमाई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं, संन्यास ले चुकी हैं और किन्नर अखाड़े ने इन्हें महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित किया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और कैसे ये अंतर यात्रा देखती हैं, कैसे संन्यास का मन, कैसे संन्यास की स्थिति? देखिए, मुझे 23 साल मैंने ध्यान और तप किया था और 2000 में मैंने बॉलीवुड को अलविदा कहा था और उसके बाद मैं पूर्ण तरह से ध्यान, भक्ति और आराधना से मैंने अपनी भक्ति गुरु, भगवान, महाकाल, महाकाली के लिए की थी। तो पूर्ण वैराग्य मेरा ये इतने साल में मैंने काफ़ी सिद्ध अवस्था मैंने समाधि ध्यान की प्राप्त की है। तो उसका पूर्ण स्वरूप ही महामंडलेश्वर था, होना था। और किन्नर अखाड़े क्यों चुना आपने, या फिर किन्नर अखाड़े के बारे में आप क्या कहेंगी? और डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का जो किन्नर अखाड़ा है, ये स्वातंत्र्य अखाड़ा है। वो किसी चीज़ को साध्वी को बांधता नहीं है। एक चीज़ और कि अब आगे क्या, मतलब पूर्ण संन्यास आपने लिया है और अब आगे क्या आपके दिनचर्या होगी या फिर आगे का आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, दिनचर्या तो अभी आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज मैंने कपड़े धारण किए, कपड़ा भी कमाल है, वरना मेरी दिनचर्या ऐसी ही 23 साल की है। मैं रोज़ उठती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, तप करती हूँ, भक्ति करती हूँ, 3-3 बार मैं भगवान को, मेरे गुरु को भोग चढ़ाती हूँ, फिर ध्यान करती हूँ और किसी भी चीज़ से आकर्षित नहीं रहती मैं। और ये मैंने 23 साल से मैं करती आ रही हूँ। तो ऐसा है ही नहीं कि मैं कुछ बदलाव हो सकता है मेरे में या कुछ। किस तरीके से पूर्ण संन्यास ग्रहण करके अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं यमाई ममता नंदगिरी। और सही बात यह है कि आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, धन खरीद सकते हैं, ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और ये सारी सांसारिकता से अलग जाकर आनंद अगर कहीं खोजना है तो वह सनातन संस्कृति के मूल हमारे नियमों में है, सनातन संस्कृति के शाश्वत सिद्धांतों में है। और किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया। संपूर्ण जीवन के उतार चढ़ाव देखते हुए, वैभवपूर्ण जीवन जीते हुए अब पूरी तरह संन्यास धारण कर चुकी हैं ममता कुलकर्णी, यानी यमाई ममता नंदगिरी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। ममता कुलकर्णी ने आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखते हुए किन्नर अखाड़े के अंतर्गत खुद का पिंडदान कर संन्यास ग्रहण कर लिया। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें दीक्षा दी। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने किन्नर अखाड़े की प्रमुख महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बातचीत की। पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद एक बार फिर किन्नर अखाड़ा चर्चा में है। हमारे साथ खुद किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अलग अलग तरीके से लोगों की व्याख्याएं आ रही हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, तब जबकि ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं और महामंडलेश्वर।
मुझे समझ में नहीं आता कि कटाक्ष क्यों करना। अगर सनातन का बच्चा सनातन में वापस आया, 23 साल पहले उन्होंने फिल्म जगत छोड़ दिया, उन्होंने तपस्या करी, साधना करी, सब कुछ करी, वापस आके सनातन के ध्वज के नीचे वो अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करना चाहती हैं, तो हम क्यों इन पे कटाक्ष करें। इसी तरीके से जब किन्नर अखाड़े का निर्माण हुआ, जूना अखाड़े से संबद्ध हुआ, अलग अलग प्रश्न उठे, लेकिन अब आपने एक मर्यादा की सीमा रेखा बांध रखी है सबके लिए कि धर्म का प्रचार और मर्यादा का भी संवहन। आगे क्या दिनचर्या होगी? नहीं, सबकी जो मर्यादा, हमारी जैसी मर्यादा तय है, सबके लिए मर्यादा तय है, और जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसको किन्नर अखाड़े से बाहर भी होना पड़ेगा। एक और चीज़ कि पिछले कुंभ में हमने देखा कि विधिवत जो है हरिगिरी जी महाराज से संबद्ध होते हुए इस अखाड़े की स्थापना हुई। क्रम बताएं कि कैसे कैसे रहा और क्या कुछ किस तरीके से धर्म ध्वजा लेकर आप सनातन को मजबूत करने में लगे। किन्नर अखाड़ा 2015 से शुरू हुआ, 2016 का सिंहस्थ कुंभ उज्जैनी में हुआ, 2019 में प्रयागराज के कुंभ में हमने जूना अखाड़े के साथ अनुबंध हुआ, और हरिगिरी महाराज को 2021 में हमने गुरु धारण किया, संन्यास पूर्ण रूप से हमने संन्यास ली। उसके बाद धर्म ध्वजा लेके हम चल ही रहे हैं और सनातन का प्रचार प्रसार किन्नर अखाड़ा कर ही रहा है। बस आखिरी सवाल, बहुत सारे बच्चे जो आपसे संबद्ध हैं, बहुत सारी लोगों की सामाजिक कुरीतियाँ थी, बहुत सारे सामाजिक दंश लोगों को झेलने पड़ते थे जो इस समुदाय से होते हैं, उन सब का भी एक समायोजन और डिग्निफाइड लाइफ आप लोगों के साथ सुनिश्चित कर रहे हैं। सबको ऑफकोर्स कि लोगों ने धर्म, जिनका धर्मांतर हो गया था, जो दूसरे धर्मों में आश्रय लिए थे, वो वापस सनातन में आके जुड़े हैं, और हमें गर्व है इस बात की कि किन्नर अखाड़े ने ये कार्य किया है। तो प्रयागराज की महिमा में कहा गया है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो किन्नर अखाड़ा सामाजिक समरसता के लिए और सभी धर्मों के, सनातन धर्म के ऐसे लोग जो दूसरे धर्मों में चले गए थे उनको भी अपने में समाहित किए हुए धर्म की ध्वजा लहरा रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और वहीं आगामी 29 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक और इतिहास बनाने जा रहा है। श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस कड़ी में GSLV F-15 को दूसरे लॉन्च पैड पर ले जाया गया। ये स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान होगी और भारत के स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा से 100वीं लॉन्चिंग होगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को दूसरे T20 मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज में उसने 2-0 की बढ़त ले ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 9 विकेट पर 165 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 19 ओवर में 2 गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। नैना श्री तल्लूरी ने शॉर्ट ट्रैक 500 मीटर प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ये उनका 5वां स्वर्ण पदक था। उन्होंने हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन के साथ अपनी यहां तक की यात्रा की उपलब्धि और अनुभव दोनों साझा किए। शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग की गोल्ड मेडल विजेता नैना श्री तालूरी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप गोल्ड मेडल जीते, आपका 5वां गोल्ड है खेलो इंडिया में। आप लगातार तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट आपने किया। इजी था कंपटीशन या मुश्किल था? बिकॉज मैंने देखा बहुत आगे थे, ज़्यादा मुश्किल शायद हुई नहीं आपको? नहीं, ज़्यादा मुश्किल तो हुई नहीं, बहुत इजी था, जा सकती थी। दूसरे एथलीट्स भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, बट मेरा स्ट्रेंथ और मेरा स्टैमिना ज़्यादा था तो मुझे आसान लगा। यहाँ पर लद्दाख में जो टेम्परेचर होता है वो -17, -18 तक चला जाता है और ब्रीदिंग रेट है वो भी फास्ट हो जाता है। ऑक्सीजन जो बॉडी है बहुत डिमांड करती है। एक्लेमेटाइज करने में थोड़ी दिक्कत हुई? मुझे तो फ़िलहाल नहीं हुई थी। पहले दिन थोड़ा हेडेक ऐसा कुछ रहा था, बट फ्रॉम द सेकेंड डे ऐसा सब ठीक था। और मेरे टीममेट्स, उनको थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो भी सब ठीक है अभी।
नैना, काफ़ी एथलीट्स जो यहाँ पर आए हैं, जो स्केटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वो रोलर स्केटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी तेलंगाना से आती हैं वहाँ पे, और यहाँ पर आना, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग की क्या थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि वहाँ पे आइस होती नहीं है, नेचुरल आइस, तो दिक्कत हुई रोलर स्केटिंग से शिफ्ट करना आइस स्केटिंग में? हाँ, दिक्कत तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रैक्टिस से 1-2 सेशन प्रैक्टिस से वो निकल जाती है, उतना दिक्कत नहीं होता है। रोलर तो मैं करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस मैं ऑफ आइस करती हूँ, ड्राई लैंड करती हूँ, तो उतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, बट हाँ यूजुअली होता है। आपका अल्टीमेट एम क्या है? आपने इसीलिए ये स्पोर्ट स्टार्ट किया था और ये मैं अचीव करूंगी तो मैं सेटिस्फाई होंगी? मैंने ये स्पोर्ट स्टार्ट किया था समर कैंप, लाइक एज अ समर कैंप, और मेरे अंदर का जो हार देखे मेरे कोच और बोले थे कि बहुत आगे बढ़ सकती हूँ मैं इस स्पोर्ट में, तो मैंने सीरियस लेना शुरू की और प्रैक्टिस करना शुरू की, और अभी मेरा गोल है विंटर ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना और मेडल लेके आना। और हाँ, बस। चलिए, बेस्ट विशेस आपको, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भारत को रिप्रेजेंट करें और विंटर ओलंपिक्स में भारत को मेडल भी दिलाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, लेह। और वहीं लद्दाख में जारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। ये खेल अब लद्दाख की संस्कृति और पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। लद्दाख में विंटर खेलों की शुरुआत कैसे हुई, देखिए संवाददाता अभिषेक महाजन की ये खास रिपोर्ट। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेलों का चलन बढ़ा है। लद्दाख में आइस हॉकी की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जा सकती है। शुरुआत में यह खेल बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में तैनात सेना के अधिकारियों तक ही सीमित था। हालांकि जब खिलाड़ी आइस हॉकी के प्रशिक्षण के लिए लद्दाख आने लगे तो स्थानीय लोगों ने भी इस खेल को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। यही वजह है कि इस खेल से देश के युवा खिलाड़ी भी जुड़ते गए और आज लद्दाख के कई खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय आइस हॉकी टीम का हिस्सा हैं। When you say ice hockey, Ladakh comes automatically to everyone's mind. So I think every youth, every single kid is playing hockey these days. You know, you come to Ladakh. The first thing you ask a kid at the airport, "Hey, what do you do?" The first thing he'll say is, "I play hockey." Every single kid is playing hockey here, and I think every parent is supportive, because I think this is a sport where Ladakhis are a bit, ahead of the rest of the states in India, and I think everyone is doing good. We are not at zero, we are somewhere, and we want to take it to the next level. वहीं लद्दाख में स्केटिंग की शुरुआत स्थानीय लोगों के मनोरंजन के रूप में हुई। स्थानीय लोग सर्दियों में यहाँ के जमे हुए तालाबों और झीलों का उपयोग स्केटिंग के लिए किया करते थे। जैसे जैसे इस खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी तो लोगों ने सेना के जूतों के सोल में स्केटिंग ब्लेड जोड़कर इसका प्रयोग किया, और इस प्रकार लद्दाख में आइस स्केटिंग और आइस हॉकी की शुरुआत हुई। Almost every kid in Ladakh is fond of hockey or skating. So now, because of those tournaments and because of such tournaments like Khelo India, a great initiative by the government of India, it has given lots of opportunities for these people to come up at this stage and show their talents. So this is a huge thing that we get so many players coming up and able to compete at that level. So this will definitely help all the players to get to that level where as an Indian hockey team we aspire to. लद्दाख में पिछले कुछ सालों में खेल के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। आइस स्केटिंग और आइस हॉकी को लद्दाख का आधिकारिक खेल घोषित किया गया है। मैं आज इस मंच से आइस हॉकी को यूटी लद्दाख का गेम डिक्लेयर करता हूं। यूटी लद्दाख का जो ऑफिशियल गेम होगा वो आइस हॉकी होगी, ये हमारा डिक्लेरेशन है। लद्दाख में खेलों को लेकर हालात बदल रहे हैं। वहीं यहाँ का युवा जहाँ इन खेलों से जुड़ रहा है, तो वहीं लेह और कारगिल में 2 नए ऑल वेदर आइस हॉकी रिंक भी बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस खेल के और प्रगति करने की उम्मीद है। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, लद्दाख। और अमेरिका की मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। रोमांचक फाइनल में मैडिसन कीज ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यन सबालेंका को हराने में सफलता पाई।
कीज ने सबालेंका को 3 सेट के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-3, 2-6, 7-5 के अंतर से शिकस्त दी। मैडिसन कीज दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंची और करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।